नमस्ते बच्चों। भूगोल की इस तासिका में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 5 वृष्टि इस पाठ के अध्ययन की हमने शुरुआत की थी और इसमें हमने जानने की कोशिश की थी कि वृष्टि के रूप है ना, रूप ये जानने के बाद हमने वृष्टि के प्रकार भी और उसके प्रकारों का भी हमने काफी अच्छी तरह से अध्ययन किया था। इसके कुल मिलाकर कितने प्रकार थे? 3 प्रकार है ना। ये तीनों प्रकार का अध्ययन हमने चित्रों द्वारा काफी अच्छे से किया था। तो एक बार फिर से हम इस पाठ को थोड़ा सा दोहराएंगे और फिर नया वाला अध्ययन हम शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वृष्टि के प्रमुख 3 रूप है, हिम, ओले और बारिश। फिर उसके बाद वर्षा के मुख्यतः 3 प्रकार किए जाते हैं, आरोही अथवा अभिसरण वर्षा, प्रतिरोधी वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। फिर इसके बाद हम अभी एक मानचित्र से मित्रता करेंगे, मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे हम लोग। इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संसार का वर्षा वितरण दर्शाया गया है। क्या दर्शाया यहाँ पर? पूरे संसार का वर्षा का वितरण। कि पूरे संसार में कौन से प्रदेश में वर्षा कम होती है और कहाँ पर ज्यादा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर? सबसे पहले हम सूची के द्वारा हम अध्ययन करेंगे कि हम अभी देख पा रहे हैं एकदम गुलाबी जो कलर है लाइट, वहां पर वर्षा कितनी है? 500 से भी कम वर्षा। फिर उसके बाद जो दूसरा कलर है जिसे हम पर्पल बोल सकते हैं, वहां पर वर्षा है 500 से 1000 तक। फिर उसके बाद ब्लू कलर, नीला कलर, वहां पर हम देख पाते वर्षा 1000 से भी अधिक वर्षा है वो वाली प्रदेश में। तो हम ये वाले प्रदेश फिर से अच्छे से देखेंगे कि हमें ब्लू कलर है ना, नीला कलर कहाँ दिख रहा कि जहाँ की औसत वर्षा है 1000 मिलीमीटर से भी अधिक, और उसके बाद 1000 से भी अधिक वर्षा हम ये वाले प्रदेश में देख पा रहे हैं जो कि नीला कलर है। उसके बाद 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा कहाँ पर है? तो ये वाला कलर है ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे यूरोप, ये वाले इस पे। तो यहाँ पे वर्षा होती है 500 से 1000 तक मिलीमीटर तक। फिर उसके बाद है 500 से भी कम, तो ये वाले प्रदेश है जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो इस मानचित्र का अच्छे से अध्ययन आप लोग फिर से एक बार करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है कि विषुववृत्त रेखा कहाँ से गुजरती है। बराबर है, ये विषुववृत्त रेखा कहाँ जा रही है। फिर इसके बाद कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा हमने सीखा है कि भारत के बीच में से जाती है, ये कर्क रेखा हम देख पा रहे। फिर इसके बाद मकर रेखा, ये तीनों रेखा बिल्कुल आनी ही चाहिए। फिर ये तीसरी मकर रेखा। ठीक है, फिर इसके बाद हम प्रश्न की ओर चलते कि क्या प्रश्न पूछे है। मान अधिक है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय द्वीपकल्प के मध्य भाग में वर्षा कम होने के कारण बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा, विषुववृत्त रेखा के पास होकर भी मध्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व भाग में वर्षा कम होने के क्या कारण होंगे। यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में होने वाली अधिक वर्षा की मात्रा पूर्व की ओर किस कारण कम होती होगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल पूर्वी तट पर वर्षा की मात्रा किस लिए अधिक होगी। अब हम वृष्टि के रूपों के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। यह है कोहरा। इस चित्र में आप देख रहे हैं काफी कोहरा नजर आ रहा है। वायुमंडल में स्थित बाष्प का सघनीभवन अथवा घनीभवन है ना, सघनीभवन या घनीभवन जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब कोहरा, ओस अथवा तुषार देखने मिलते हैं। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है। तापमान कम होने पर भूपृष्ठ समीप के हवा में स्थित
बाष्प का सघनीभवन होता है। इस क्रिया में बाष्प का सूक्ष्म जलकणों में रूपांतर होकर यह जलकण वायुमंडल में तैरने लगते हैं। इस तैरते जलकणों की हवा में स्थित घनत्व बनने पर कोहरा तैयार होता है। अब वर्षा का अगला रूप देखते हैं हम, यह है ओस। यहाँ आप ओस की बूंदे काफी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं ना, चित्र में ये सारी ओस की बूंदे हम देख रहे हैं। भूपृष्ठ के बाष्पयुक्त हवाओं का संपर्क अति शीत वस्तुओं से आने से हवा स्थित बाष्प का सघनीभवन होता है। बाष्प का सूक्ष्म जलबिंदु में रूपांतर होता है। ऐसे जलबिंदु ठंडे वस्तुओं के भूपृष्ठ भाग पर चिपकते हैं। इसे ही हम ओस बिंदु कहते हैं। अब तीसरा रूप है तुषार। हवा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपके हुए ओस बिंदु जम जाते हैं। इन जमे हुए ओस बिंदुओं को तुषार कहते हैं। ओस बिंदु और तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने पर होती है। अब हम सीखेंगे वर्षा के परिणाम। पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पेय जल का मुख्य स्रोत वर्षा है ना। यहाँ पर पेय जल, इसका मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा ही है। अतिवृष्टि जैसी हानिप्रद है, वैसे ही कम वर्षा भी हानिप्रद होती है। अतिवर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आती है, उससे जीवित और वित्त हानि होती है। हम इस चित्र के दौरान देख पा रहे यहाँ पर है ना, किस प्रकार की हानि हुई है, बाढ़ की वजह से होने वाली हानि है ना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उसी प्रकार अवर्षण, अगर वर्षा नहीं आई तो उसे हम कहते हैं अवर्षण, तो इसके भी परिणाम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बारिश नहीं हुई तो अवर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। अनाज की कमी निर्माण होने लगती है। किसानों की स्थिति दयनीय होती है। देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। ये है सारे अवर्षण के परिणाम। अब यहाँ पर अति कोहरा दिख रहा है ना, इसके भी कुछ परिणाम होते हैं। अति घने कोहरे के कारण दृश्यमानता कम होती है। अति घने कोहरे के कारण सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं हवाई मार्गों पर इसका विपरीत परिणाम होता है। कई बार दुर्घटना होने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। गाड़ियां, हवाई जहाज आदि यातायात सेवाएं रद्द करनी पड़ती है। ओस और कोहरों से बीमारियां फैलकर खेती के कुछ फसलों को क्षति पहुंचाती है, तो कुछ फसलों के लिए तुषार उपयुक्त भी सिद्ध होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं आम्ल वर्षा। औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से हवा में विभिन्न गैस मिल जाती है ना। औद्योगिक क्षेत्र से जो प्रदूषण निकलता है वो हवा में विभिन्न गैस उसमें मिल जाती है। तो इन गैसों की हवा में स्थित बाष्प के साथ रासायनिक क्रिया होकर भिन्न भिन्न अम्ल तैयार होते हैं। अभी हमने जाना कि ये भिन्न भिन्न अम्ल कैसे तैयार होते हैं ना। तो कौन से अम्ल तैयार होते हैं? तो ये है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दो प्रकार के अम्ल यहाँ पर तैयार होते हैं। वर्षा के पानी में घुले हुए अम्ल वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं। ये जो अम्ल तैयार हुए थे वो वर्षा के पानी में घुल गए और उसके साथ वो भी नीचे गिरते हैं। इस अम्ल युक्त वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। कभी कभार होने वाली ऐसी वर्षा
सभी सजीव और निर्जीवों के लिए हानिकारक होती है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एसिड रेन है ना, मतलब आम्ल वर्षा किस प्रकार होती है। तो आप इस चित्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपनी जानकारी हासिल करेंगे कि सजीव और निर्जीव के लिए भी ये किस प्रकार हानिकारक होती है आम्ल वर्षा। तो आज की इस तासिका में अपना ये वाला प्रकरण आज समाप्त हो रहा है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि इसके अध्ययन के दौरान आप ये प्रकरण पूरे अच्छे से सीखे होंगे। तो अगली तासिका में हम स्वाध्याय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। कौन से